नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या है, इसके पीछे का रीजंस क्या है और सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दमा भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खांसी आता है और साथ साथ में बलगम भी आता है। अगर पेशेंट को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा सांस लेने की तकलीफ होती है तो जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। अस्थमा जो है वो बच्चों और बड़ों किसी भी एज फैक्टर में ये इफेक्ट कर सकती है और अस्थमा जो है वो क्रॉनिक डिजीज है। ये बीमारी हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में लंग्स के एयर सैक उनमें स्वेलिंग आ जाती है यानी कि सूजन आ जाती है। सूजन आने के वजह से जो लंग्स के एयरवेज हैं उनमें ऑक्सीजन को कैरी करना मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से एयरवेज नैरो हो जाता है। नैरो होने के वजह से वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है, खांसी आता है और सीने से घड़ घड़ की भी आवाज़ आती है। अस्थमा के अटैक से नॉर्मल ब्रीदिंग की फंक्शनिंग पे भी असर पड़ता है। आपके लंग्स में इन 3 टाइप के रीजंस के वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो पहला रीजंस है जब आपके लंग्स यानी कि फेफड़े के एयरवेज के चारों तरफ की मसल्स अगर थिक या टाइट हो जाती हैं तो उस कंडीशन में एयरवेज प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को ब्रोंकियल स्पाज्म कहा जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो एयरवेज की लाइनिंग में स्वेलिंग आ जाने के वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाता है एयरवेज, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन जो वो बढ़ जाती है। अगर तीसरा रीज़न देखा जाए तो हमारी बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा ही थिक होता है। इसके वजह से एयरवेज ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं और ना ही वो निकाल पाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट्स को सांस लेने की परेशानी बढ़ जाती है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो अस्थमा जनरली सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं। पहला इंटरमिटेंट और दूसरा परसिस्टेंट। अगर इंटरमिटेंट अस्थमा किसी को है तो वो आएगी और चली जाएगी, ये सीजनल अस्थमा होता है। अगर हम परसिस्टेंट अस्थमा की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय तक होते हैं और इनके सिम्टम देखा जाए तो वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इनके रीजंस के बारे में कि अस्थमा आखिर क्यों होता है। ज़्यादातर पेशेंट में अस्थमा या तो एलर्जी के वजह से होता है। जिन पेशेंट में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जिन पेशेंट को डस्ट से एलर्जी है या जिन पेशेंट को एनिमल से एलर्जी है या डिओड्रेंट से एलर्जी है, तो उनमें अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दूसरा रीज़न देखा जाए तो वो है नॉन एलर्जिक। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें हम आउटसाइड फैक्टर्स देखते हैं, इलनेस हो गया, वेदर चेंजेस हो गया या एक्सरसाइज हो गया, तो इसके वजह से हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। अगर हम तीसरा रीज़न देखें तो वो है जेनेटिक। अगर किसी की फैमिली की हिस्ट्री ही अस्थमा से चली आ रही है तो उनके बच्चों में भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाता है। अस्थमा बच्चों में जन्म के साथ ही या जन्म के बाद भी हो सकता है या किसी भी ग्रुप एज के फैक्टर को भी ये इफेक्ट कर सकता है। अगर हम अस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर खांसी होती है। खांसी में बलगम आता है। बलगम का कलर जो होगा या तो वो येलोइश कलर का होगा यानी कि पीले कलर का होगा या सफ़ेद कलर का भी हो सकता है। पेशेंट को सबसे ज़्यादा सांस लेने की तकलीफ़ होती है। जो उनकी सांस लेने की जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादातर रात के टाइम पे ही एग्रावेट कर जाती है या ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे एग्रावेट कर जाती है। सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, छाती से घड़ घड़ की आवाज़ आती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अस्थमा के 2 टाइप्स, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। अगर स्टार्टिंग स्टेज है जो कि अस्थमा आता है और चला जाता है तो वो ठीक है, उसको बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है। अगर परसिस्टेंट अस्थमा है जिसमें लंबे समय से सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सीवियर भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। अगर आप इनको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और इसको क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
हमारे मेडिकल टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मेरे OPD में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।